नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 11, जिसका नाम है ग्रामश्री। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 कैदी और कोकिला पाठ को पढ़ाया था। उसका सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 11 ग्रामश्री। तो सबसे पहले हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे। उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो उनके बारे में जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहवासन हो गया। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कविता को रोमांचित करती है और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। ये कविता है। यहाँ पर इसके ये प्रश्न अभ्यास हैं। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं। ये शब्दार्थ हैं। सनई यानी एक पौधा, किंकिणी यानी करधनी, वृंत माने डंठल, मुकुलित माने अधखिला, अवली माने छोटा आंवला, सरपत माने घास पात, सुरखाब माने चक्रवात पक्षी, हिम आताप सर्दी की धूप, मरकत माने पन्ना नामक रतन, हरना माने आकर्षित करना। इसका अनुसार करेंगे। इस कविता में कवि ने छाई हरियाली का दिल छू लेने वाला वर्णन किया है। यहाँ जाड़े के मौसम का अंत और वसंत ऋतु का आगमन दृश्य प्रस्तुत किया गया है। खेतों में फैली दूर दूर तक फसलें और उनके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया हो। गेहूँ और अरहर की सुंदर बाली और पीली सरसों द्वारा फैली तैलीय सुगंध उन्हें बहुत मोहित करती हैं। खेतों में मटर के पौधे और अपने बीजों को छुपाकर हंस रही हैं और रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंगों की छटा बिखेर दी हो। फलों के पकने का मौसम होने के कारण वृक्ष आम, अमरूद, जामुन तथा कटहल, आड़ू आदि से झुका है। पालक धनिया के पत्ते लहलहा रहे हैं, टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं तथा मिर्च हरी भरी थैली की तरह लग रही है। गंगा के तट पर पड़े बालू की टीले ऐसे लगते हैं मानो लंबे लंबे सांप पड़े हों तथा तरबूजे की खेती भी मन को भा रही है। पास में बगुला अपनी उंगलियों से अपने कलगी से कंघी कर रहा है तथा मगरमच्छ पानी में अलसाया सोया पड़ा है। कुल मिलाकर कवि ने पूरे वातावरण का सजीव चित्रण किया है जो कि बहुत ही मनोहारी है। इस पाठ की व्याख्या करेंगे। नंबर 1, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक।
शब्दार्थ तलक माने तक, रवि माने सूर्य, ओंजली माने साफ, तन माने शरीर, हिल माने हिलना, हरित माने हरा, रुधिर माने खून, झलक माने झलकना, श्यामल माने सांवली, भू माने भूमि, नव माने आकाश, चिर माने हमेशा, निर्मल माने साफ, नील माने नीला, फलक माने सतह। इसकी व्याख्या है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। गांव में दूर दूर तक हरे हरे खेतों में चारों तरफ मलमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। उस कोमल घास पर सुबह सुबह जब ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे खेतों की हरियाली के ऊपर चांदी की कोई साफ व स्वच्छ जाली बिछ गई हो। हरे हरे तिनकों के हरे हरे शरीर जब हवा से हिलते हैं तब उनके हरे रंग का रक्त मानो झलक पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तिनकों पर ठहरी हुई ओस की बूंदें पारदर्शी होने के कारण हरे रंग की दिख देती हैं और जब तिनके हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके तिनकों पर हरे रंग की ओस की बूंदें उनका रक्त है जो हवा चलने पर तिनकों से गिर रहा है। सांवली मिट्टी वाली धरती पर नीला स्वच्छ आकाश सदा झुका रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खेतों की हरियाली और स्वच्छ आकाश को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपने नीले रंग के आंचल को बिछा रहा है। नंबर 2, रोमांचित सी लगती है वसुधा, आई जौ गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की, किंकड़ियां हैं शोभा वाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लौ हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। शब्दार्थ वसुधा माने धन देने वाला, बाली माने फसल, सनई माने एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, किंकणी माने वह करधनी जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हों, भीनी माने हल्दी और मीठी, तैलाक्त माने जिसमें तेल लगा हो, हरित माने हरा, धरा माने पृथ्वी, नीलम माने प्रकार का रत्न, तीसी माने अलसी। व्याख्या। कवि कहता है कि धरती बहुत अधिक प्रसन्न लग रही है क्योंकि खेतों में जौ और गेहूं की फसल में बीज आ गए हैं, अर्थात गेहूं और जौ की फसल पक गई है। अरहर और सनई की पकी फसलों पर पीले रंग के फूल किसी सोने की करघनी जैसे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती रूपी युवती ने कमर में करघनी पहनी हुई है, जिसके कारण उसकी सौंदर्यता और अधिक बढ़ रही है। सुंदर सरसों के पीले फूलों के खिल जाने से हवा में तेल युक्त गंध बढ़ रही है। हरे खेतों में कहीं कहीं खिले अलसी के नीले फूल नीलम रूपी रतन के समान चमक रहे हैं, जो हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि खेतों में गेहूं की जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। नंबर 3, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। शब्दार्थ रिलमिल माने मिलजुल कर, मखमली कोमल, पेटियां संदूकों, छीमियां फलियां, वृंत माने डंठल। व्याख्या। कवि कहता है कि विभिन्न रंगों के फूलों के मटर की फसल जब हवा के चलने पर हिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी सखियां एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक कर रही हों। कोमल संदूक के समान मटर की फलियां लटकी हुई हैं, जिनमें बीजों की लड़ियां छिपी हैं। बसंत ऋतु आने पर हर जगह रंग बिरंगे सुंदर फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं, अर्थात तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जाती हैं। हवा चलने पर लहलहाते फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए फूल स्वयं उठ उठकर दूसरे फूलों के डंठलों से गले मिल रहे हों। नंबर 4, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। शब्दार्थ रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, मंजरी माने नया निकला हुआ कोमल पत्ता, आम्र माने आम, तरु माने पेड़, ढाक माने पलाश का वृक्ष, कोकिला माने कोयल, मतवाली माने मधुमस्त, मुकुलित माने आधे पके आधे कच्चे, दाड़िम माने अनार।
व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि वसंत ऋतु की शुरुआत में आम के पेड़ों की डालियां चांदी और सोने के रंग की कलियों से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण पलाश और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सभी परिवर्तनों को देखकर कोयल भी मदमस्त होकर मधुर संगीत सुना रही है। कटहल पक गए हैं, जिनके कारण उनकी महक पूरे वातावरण में फैल गई है, और जामुन कुछ पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं। जंगल में बेरों की झाड़ियां छोटे छोटे बेरों से भर गई हैं और झूल रही हैं। इस मौसम में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं। नंबर 5, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक, मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्ची की बड़ी हरी थैली। शब्दार्थ। चित्तियाँ माने दाग, सुनहले माने सुनहरे, अमली माने छोटा आंवला, मह माने सुगंध या खुशबू के साथ, मिर्चियों माने मिर्च। व्याख्या। कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आने पर पीले और मीठे अमरूद पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान या दाग भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात अमरूद पककर मीठे हो चुके हैं, बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। छोटे छोटे आंवलों के कारण पेड़ की पूरी डाल ऐसे लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े होते हैं। पालक की फसल पूरी तरह खेत में लहरा रही है और धनिया की सुगंध भी पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की बेलें भी खेतों में फैल गई हैं। मखमल की तरह कोमल टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं और हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। नंबर 6, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुलू की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। शब्दार्थ। अंकित माने निशान किया हुआ, सतरंगी माने 7 रंग की, सरपत माने घास पात, सुरखाब माने चक्रवात पक्षी, पुलिन माने नदी आदि का तट, मगरौठी माने एक जल पक्षी। व्याख्या। कवि के अनुसार गंगा के किनारे की रेत पर लहरों के निशान इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे बालू पर कई सांपों ने अपने निशान छोड़ दिए हों, अर्थात कई सांप उस रेत से गए हों। उस रेत पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों के कारण वह रेत इंद्रधनुष के समान 7 रंग की सतरंगी नजर आ रहा है। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। चक्रवाक अथवा चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरौठी पक्षी गीली रेती में आराम से सोए हुए हैं। नंबर 7, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन। शब्दार्थ। हिम आतप माने सर्दी की धूप, हरियाली अंधियाली आधी रात का समा, निशी माने रात, तारक माने तारे, मरकत माने पन्ना नामक रत्न, नीलम माने नीलम रूपी नीले रंग का रत्न, आच्छादन माने छाया हुआ, निरुपम माने जिसमें कोई उपमा न हो, हिममात माने शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध माने सुंदर सौम्य, हरता माने आकर्षित करना। व्याख्या। कवि कहता है कि सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वह इस तरह चमक उठती हैं मानो वह बहुत खुश हैं और इसी खुशी के कारण कवि को वह सुख से सोती हुई प्रतीत हो रही हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई प्रतीत होती हैं और तारों को देखकर लगता है मानो वे किसी सपने में खोए हुए हैं। गाँव के हर तरफ हरियाली फैली हुई ऐसे लग रही है जैसे हरे रंग के रतन पन्नों से भरा नीले रतन के समान नीले आकाश से अपनी चादर ओढ़ रखी है। इस प्रकार शीत ऋतु के अंत में गांव के वातावरण में ऐसी सुंदर व सौम्य शांति फैली हुई है जो अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह रही है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम, चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। नंबर 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर है, कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। प्रश्न 3, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है?
उत्तर, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बों से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर है, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों के समान दिखाई देते हैं। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाई से सोई। इसका उत्तर क का। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज के किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। ख का उत्तर है, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती हैं। सर्दी की धूप सी खिली खिली, ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हों। प्रश्न 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है। हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है। तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर है, इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत भारत की खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों की ही दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर और प्रवाहमयी है। अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य में और वृद्धि हुई है। प्रश्न 9, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। उत्तर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती हैं। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है जिससे हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना अलग ही अंदाज है। दोस्तों के साथ यमुना के उथले पानी में नहाने, रेत पर उछलने कूदने और लौटने का मजा अलग ही है। इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। आम, फालसा, लीची आदि फल इसी समय खाने को मिलते हैं। यहाँ की हरियाली आंखों को बहुत अच्छी लगती है। पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 10, सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नजर आते हैं, इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव और आज के गांव में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। पहला, संचार और यातायात के साधन। पहले गांवों में बैलगाड़ी, पैदल यात्रा या नाव प्रमुख साधन होते थे। संचार के लिए चिट्ठी पत्री ही माध्यम थी। अब सड़कों का जाल बिछ चुका है। बसें, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और मोबाइल फ़ोन आम हो चुके हैं। नंबर 2, शिक्षा। पहले गांवों में बहुत कम स्कूल थे। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अब अधिकांश गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं और अब लड़कियां भी पढ़ाई में आगे हैं। नंबर 3, कृषि और तकनीक। पहले हल बैल से खेती की जाती थी। सिंचाई वर्षा पर निर्भर थी। अब ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य कृषि उपकरणों का उपयोग होता है। ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 4, स्वास्थ्य सेवाएं। पहले गांवों में डॉक्टर या अस्पताल बहुत कम थे। घरेलू इलाज ही अधिक होता था। अब कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। 5, रहन सहन और जीवन शैली। पहले मिट्टी के घर, सादा जीवन और पारंपरिक पोशाकें होती थीं। अब पक्के मकान, बिजली गैस कनेक्शन और आधुनिक वस्त्र गाँव में भी आम हो गए हैं। प्रश्न 6, नंबर 6, सामाजिक सोच। पहले जात पात और रूढ़ियों का अधिक प्रभाव था। अब शिक्षा और जागरूकता के कारण लोग अधिक उदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। निष्कर्ष, गाँवों ने समय के साथ काफ़ी तरक्की की है, फिर भी कुछ समस्याएं जैसे बेरोजगारी, पानी की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमाएं अब भी बनी हुई हैं। हमें इन चुनौतियों को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
प्रश्न 11, अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, यह कार्य आप अपने माता पिता एवं अध्यापक की सहायता से स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको थोड़ी जानकारी नीचे दी है। गांव की यात्रा के दौरान अध्यापक के साथ मिलकर हमने उन फसलों और पेड़ पौधों का अवलोकन किया जिनका चित्रण सुमित्रा नंदन पंत की कविता में किया गया है। हमने निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त की। नंबर 1, धान यानी चावल की फसल। मौसम, मुख्यतः खरीफ की फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है। विशेषताएं, धान के पौधे पानी में अच्छे से उगते हैं, इनकी लंबी और पतली पत्तियां होती हैं। उपयोग, चावल बनाने के लिए जो भारत का प्रमुख आहार है। नंबर 2, गन्ना। मौसमी, रबी और गर्मी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। विशेषताएं, लंबे और मोटे डंठल होते हैं जिनमें रस भरा होता है। उपयोग, गुड़, चीनी और रस बनाने के लिए। आम का पेड़, मौसम गर्मी के मौसम में फलता है। विशेषताएं, बड़ा और घना पेड़, पत्तियां लंबी होती हैं। उपयोग, फल के रूप में खाया जाता है, अचार और पन्ना भी बनता है। नंबर 4, नारियल का पेड़ यदि तटीय क्षेत्र का वर्णन हो। विशेषताएं, लंबा पेड़, ऊपर फल लगे हुए हैं। उपयोग, नारियल पानी, तेल और पकवानों में उपयोग। नंबर 5, मौसम रबी की फसल सर्दी में उगती है। विशेषताएं, पीले फूलों से भरा पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है। उपयोग, सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है। पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती हैं। अनुभव, गांव की यात्रा में हमने प्रकृति की सुंदरता, हरियाली, खेतों की हलचल और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को नज़दीक से देखा। पेड़ पौधों और फसलों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्ज्वल हैं? ए, हीरे के समान, बी, जल के समान, सी, मोती के समान, डी, चांदी के समान। इसका सही उत्तर है डी, चांदी के समान। प्रश्न 2, वातावरण में तैलाक्त गंध क्यों फैली हुई है? ए, आसपास सरसों के बीजों से तेल निकाले जाने के कारण, बी, किसी के तेल से युक्त बर्तन गिरने के कारण, सी, पीले सरसों के फूलों के कारण, डी, किसी स्त्री द्वारा तेल में भोजन बनाए जाने के कारण। इसका सही उत्तर है सी, पीली सरसों के फूलों के कारण। नंबर 3, कविता में गंगा की रेत का किस रूप में चित्रण किया गया है? ए, हवा में उड़ते आड़े तिरछे आंचल के समान, बी, आड़ी तिरछी डोरियों के समान, सी, रेंगते सांप के समान, डी, नदी में लहरों के समान। इसका सही उत्तर है सी, रेंगते सांप के समान। प्रश्न 4, खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली हुई है? ए, रुई की तरह, बी, मखमल की तरह, सी, पत्तों की तरह, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, मखमल की तरह। प्रश्न 5, वसुधा गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है? ए, रोमांच, बी, दुख, सी, सादगी, डी, खुशी। इसका सही उत्तर है ए, रोमांच। प्रश्न 6, कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? ए, बच्चे की परिकल्पना के समान जान पड़ते हैं, बी, प्यारे और सुंदर बच्चों के समान जान पड़ते हैं, सी, सपनों में खोए जान पड़ते हैं, डी, चमकते हीरो के समान जान पड़ते हैं। इसका सही उत्तर है सी, सपनों में खोए जान पड़ते हैं। प्रश्न 7, सरसों के फूलों से किसकी महक आ रही है? ए, इत्र की, बी, तेल की, सी, गंगा गुलाब जल की, डी, मिट्टी की। इसका सही उत्तर है बी, तेल की। प्रश्न 8, मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत हो रही हैं? ए, सोने की कणियों के समान, बी, मखमली पेटियों के समान, सी, सुनहरी पेटियों के समान, डी, हल्की पेटियों के समान। इसका सही उत्तर है बी, मखमली पेटियों के समान। प्रश्नों, तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? ए, स्वर्ण आभूषण से, बी, सौंदर्य से, सी, नीलम की कलियों से, डी, सोने के समान। इसका सही उत्तर है सी, नीलम की कलियों के समान। प्रश्न 10, पतझड़ आने से आम की पेड़ की डालियां किन से लद गई हैं? ए, मंजरियों से, बी, फूलों से, सी, फलों से, डी, पक्षियों से। इसका सही उत्तर है ए, मंजरियों से। प्रश्न 11, कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? ए, बच्चों की परिकल्पना के समान, बी, प्यारे और सुंदर बच्चों के समान, सी, सपने में खोए, डी, चमकते हीरो के समान। इसका सही उत्तर है सी, सपने में खोए जान पड़ते हैं। प्रश्न 12, कविता में किसने सबका मन हर लिया है? ए, गांव की सुंदर शोभा ने, बी, प्रकृति की छटाने, सी, कोयल की बोली ने, डी, फूलों की खुशबू ने। इसका सही उत्तर है ए, गांव की सुंदर शोभा ने। प्रश्न 13, ग्रामश्री कविता में कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? ए, बालिका की अटखेलियों की, बी, प्रकृति के सौंदर्य की, सी, जीवन के विविध रंगों की, डी, ग्रामीण जीवन की। इसका सही उत्तर है बी, प्रकृति के सौंदर्य की। प्रश्न 14, अमरूद का रंग कैसा हो गया है? ए, हरा, बी, सुनहरा, सी, काला, डी, पीला। इसका सही उत्तर है डी, पीला। प्रश्न 15, सुमित्रा नंदन पंत किस कवि किस कला में सिद्ध हस्त दिखाई देते हैं?
ए प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में, बी प्रकृति के सजीव चित्रण में, सी प्रकृति के विविध रूपों में, डी प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध को दर्शाने में। इसका सही उत्तर है बी प्रकृति के सजीव चित्रण में। प्रश्न 16, इस ऋतु में सबसे अधिक मात्रा में क्या फले फूले हैं? ए लौकी और पालक, बी सेम और मिर्ची, सी धनिया, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 17, पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली होती है? ए मोरनी, बी कोयल, सी हंसनी, डी सारस। इसका सही उत्तर है बी कोयल। प्रश्न 18, गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है? ए कचरे का, बी घास और तिनकों का, सी मिट्टी का, डी पत्तों का। इसका सही उत्तर है बी घास और तिनकों का। प्रश्न 19, सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया है? ए उदास, बी शांत, सी रंगीन, डी हंसमुख। इसका सही उत्तर है बी शांत। प्रश्न 20, टमाटर किसकी तरह लाल हो गए हैं? एक मखमल की, बी सेब की, सी खून की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मखमल की। तो यहाँ पर हमारा पाठ 11 का प्रश्नाभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 मेघ आय पाठ का सार, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।